कि रेड लाइट एरिया में वो लड़कियां हैं कि जो ज़िंदगी से बेजार हो गई, हाँ जिनकी ज़िंदगी ही नहीं है। 15 से 20 कस्टमर निपटाना आप समझ सकते हैं। शाम तक अगर 15 से 20 नहीं हुए तो रोटी नहीं मिलने की है खाने के लिए। ये प्राउड रंडी को फॉलो करना से बच जाओ और वापस ले आओ अपनी सारी संस्कृति को, सभ्यता को। मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आप आइए, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। जब कोई लड़की तैयार ना हो तो इंटरनल पार्ट से मिर्च डाल दी जाए, चूना डाल दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए कि जिससे वो चीखती रहे और मर जाए। और इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं है। इनको इन बातों को कभी अखबार में हाईलाइट नहीं होती। अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा किस एज के लोग इस चीज़ पे आ रहे हैं? आप लोग बचे हैं, मैं क्या कहूँ, किस कदर उनके मतलब चरित्र पे कीचड़ उछाली गई। लड़की ने आत्महत्या, उस महिला ने आत्महत्या की। क्योंकि उधर से भी झेल रही थी, इधर से भी झेल रही थी, मैं उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने इंडिया में रेड लाइट एरिया ना हो तो क्या हो? जैसे ये तो एक, लेकिन आपने परसों बरस तक वो एपिसोड दिखाया। बीइंग ए वुमेन आपको सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है? ऐसा क्या चीज़ है कि जो आपको शादी करके नहीं मिलेगा? एनजीओ का सुझाव कब आया मैम आपके मन में? ये आया ही नहीं। कई बार आपको अपने पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस आए? हाँ, मुझे तो मार दिया गया था बिल्कुल जान से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टैगलाइन आप दुनिया भर के ट्रकों पर लिखा रहता है। हाँ कैसे बचे? पढ़ने से अगर एक बेटी बचती तो निर्भया कांड ना होता, हैदराबाद की उस डॉक्टर का कांड ना होता। कि एक औरत घर की, वो ससुर के साथ सोती है अपाहिज के, वो पति के साथ सोती है, सौतेले बेटे के साथ सोती है और बच्चा पैदा करती है एक प्रेमिका। कभी प्यार में फंसा के, कभी नौकरी के, गरीब है तो नौकरी के नाम पे ले आओ, जिम करके अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनो, उसको भी रेस्टोरेंट में घुमाओ, साल भर खर्च करो उस पर और ले आओ। बस क्या गंदगी है, क्या वहाँ के हालात हैं, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद इन 33 सालों में मैं 1000 बार मैं अपने आप को मैंने मरा हुआ समझा। आपको क्या लगता है कई बार जैसे निचली कास्ट जैसे बोलते हैं लोग या माइनॉरिटी बोलते हैं या जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रोंग नहीं होती है तो बड़े घर अपना हक समझ लेते हैं उसको? बिल्कुल। और ये केवल हिंदुस्तान में, जो अपने आप को हम सनातनी होने का दावा करते हैं ना, केवल हिंदुस्तान में। देखिए, मैं तो सबसे पहले उसी लड़की को कहना चाहती हूँ कि जो कह रही है ना आई एम ए प्राउड रंडी, और मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। शायद वो अभी पंचर लगा के आया हो, शायद वो कहीं से ग्रीस और तेल में या पेंट करके आया, उसके तेल पेंट में हाथ हुए हों, महक रहा हो पूरा शरीर उसी से, और वो लगभग हो 50 साल का, और वो मांगे कि ये लड़की चाहिए जो उस जगह की सबसे अच्छी सुंदर लड़की हो, कम उम्र लड़की हो। और थोड़ी देर बाद वेलकम टू द PWS शो। एंड आज का जो एपिसोड है वो कहते हैं एक तरह से सोसाइटी को आईना दिखाने वाला एपिसोड है, जिसमें कई बार हम बात करते हैं रेड लाइट एरिया की। ये बहुत ही इजी होता है हर किसी को कमेंट करना कि रेड लाइट हर जगह है और एक गंदी चीज होती है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि इंसान जाता है तभी रेड लाइट एरिया बनता है। कोई भी ये सोच के नहीं जाता कि आप किसी की मदद करने जा रहे हो। तो कुछ एनजीओ हैं जो हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, इनको एजुकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ में मतलब काम के लिए दे रहे हैं, उसको चीज़ों को सिखा रहे हैं ना। तो मुझे लगता है जो अतुल शर्मा मैम है उनका एक बहुत ही अहम रोल है। उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने कैसे कैसे रेस्क्यू किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, और इनफैक्ट इनका रिएक्शन भी उनके प्रति लोगों का काफ़ी अलग आया है। कई लोग तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं, इनफैक्ट मारने की कोशिश तक की है। तो इस एपिसोड में आपको हमारी सोसाइटी का एक काला सच दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा एपिसोड आप एंड तक देखो, और स्पेशली उन लड़कियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आजकल कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही कूल समझते हैं। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखो ताकि आपको समझ में आए कि हमारी सोसाइटी क्या थी और हम क्या होते जा रहे हैं आजकल। तो आइए पूरा एपिसोड ध्यान से देखते हैं, और कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मैम वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया एकदम। और थैंक यू सो मच मैम इतने दूर से आने के लिए हमारे शो के लिए। नहीं, आपका आभार है कि बुलाने के लिए। आप इतने दूर से आए, और सबसे बड़ी बात है जो आजकल जो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है
वो आपको भी पता है किस तरह की हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक समय हुँ, होता था कि हम घर की चाबियाँ, हाँ, बच्चे हाँ, एक दूसरे के घर में सेफ्टी बिल्कुल, के पर्पज़ के लिए छोड़ के जाते छोड़ते थे थे कि बहुत। थोड़ा ध्यान रखना। हुँ, लेकिन आज तो बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल चेंज हो गया एकदम है। हाँ, एनजीओ का सुझाव कब आया मैम आपके मन में? कभी आया ही नहीं। सच तो ये है कि कभी नहीं आया। ना वो ज़माना था एनजीओज़ का और ना हमारी उम्र थी। हुँ, तो क्योंकि उस क्षेत्र में हम जा रहे थे बराबर, तो हमारे एक रिश्ते के ससुर थे, उन्होंने कहा, "बेटा कब तक वहाँ जाना है?" मैंने कहा, "जब तक मैं समझ रही हूँ कि मुझे किसी को ढूँढना है, तो तब तक जाऊँगी।" तो उन्होंने कहा, "फिर इसका एक ही रास्ता है कि तुम एक एनजीओ बनाओ।" हमको 2 साल हो गए थे जाते हुए वहाँ, कि आप एक एनजीओ बनाओ। अभी ये तो हमारे लिए अलग बात थी। हमने कहा, "वो कैसे बनेगा?" तो उन्होंने कहा, "अच्छा चलो वो भी हम भी बना के देंगे, उससे थोड़ा ऑथेंटिक हो जाओगी और बहुत ज़्यादा दिक्कतों में नहीं पड़ोगी, पड़ने वाली हो तुम।" तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे एनजीओ बन गया। किसी को ढूँढना था, किसको ढूँढना था मैम? अ, दरअसल ये तो एक बड़ी कहानी है क्योंकि हम तो 5 साल से शायद इस एरिया के लिए तय हो गए थे। ओके, 5 साल की हमारी उम्र थी 5 और साल की उम्र से? हाँ, क्योंकि हमारा घर केवल एक आड़ी सड़क होती है और उसके बाद सैटेलाइट एरिया शुरू हो जाता है। ओके, तो जब पहली बार एडमिशन हुआ उस ज़माने में 5 साल के बच्चे का ही होता था। तो पहले दिन से हिदायतें थी, बेटा ऊपर नहीं देखना है, उधर से ही निकलना है। वो एक हमारा शहर एक्चुअल में 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ एक शहर है। अब तो आउटर पे बस गया है सब। लेकिन ये बीच की ठीक बीच में बाज़ार है तो वहाँ पे निकलना ही है वहाँ से, जाएँगे। तो हमारी स्कूलिंग थी तो कहा नहीं ऊपर नहीं देखना, बाज़ार जाना है तो भी ऊपर नहीं देखना। तो वो सवाल बराबर था। फिर उसके बाद भी और हम सवाल पूछते अपनी मदर को तो वो कहती कि कुछ नहीं वहाँ खराब औरतें रहती हैं, बस देखना नहीं है। तो वो खराब औरतें जानने का एक वो लगा कि कैसे नहीं, कैसे खराब औरतें हैं देखेंगे उनको। ऐसे ही समय बीतता गया तो हम 8वीं क्लास में आ गए और इस क्लास में आने के बाद में एक दिन गुज़र के जा रहे थे तो आदत बन गई थी कि देखना तो है ही, चोरी से देखना है चाहे, कि क्या है, कौन है वो औरतें। तो एक लड़की उतर रही थी जो खट-खट की आवाज़ आई मुझे मैंने जीने में देखा, उतर रही थी। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो मुझे तो इतना ख़राब बताया गया था, इतनी सारी बातें हुई कि वहाँ पे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। हुँ, मतलब जैसे घुमा-फिरा के बताई गई क्योंकि वो ज़माना ये सब बातें करने का नहीं था। मतलब वो ख़राब औरतें हैं तो वो ख़राब ही औरतें हैं। अब मैं हुँ, कही ये तो पढ़ती है तो ख़राब कैसे हुई? लेकिन वो मुझे देख के पलट गई और आई नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैंने 2-3 दिन उसका इंतज़ार किया। मेरा थोड़ा-सा बहुत ही ऐसा नेचर था कि मैं हर बात को उसकी तह तक जाने के लिए लगी रहती थी। तो वो जब आई तो फिर मैंने उसको पकड़ा। मेरी फ्रेंड नहीं थी, बैकबेंचर थी और मेरा कभी कोई बात भी नहीं होती थी। लेकिन इसलिए वो दिख रही थी क्योंकि वो बैसाखी से चलती थी, थोड़ा सांवली भी थी, तो अलग दिखती थी थोड़ा। हुँ, मैंने उसको पूछा कि मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं, तुम क्या कर रही थी? तो वो उम्र में भी थोड़ी बड़ी थी हमसे। तो उसने कहा कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। तो मैंने कहा, "वहाँ तो पढ़ने ही नहीं देते बच्चों को।" बोले, "मैं देखो जो मेरी माँ करती है उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैदाइशी पैर नहीं है मेरा और मेरी शक्ल-सूरत नहीं है जो उस पेशे के लिए है।" नहीं कुछ समझ आया 8वीं क्लास के बच्चे को क्या समझ में आएगा और हम बिल्कुल। बहुत अर्ली एज में हो गया था 8वीं में कुछ क्लास-व्लासें छुड़वा के। बात आई गई हो गई, लेकिन मन में रहा कि कुछ है। और जैसे पता नहीं सब तय हो गया था कि हमको तो वहीं जाना है। 16-17 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई और 18 तक होते-होते 2 बच्चे हो गए। तो लेकिन इसी शर्त पे हुई थी क्योंकि वो एक तो लव मैरिज थी तो एक्स्ट्रा बहुत केयर था, हमें देखना पड़ रहा था कि हमारा घर बना रहे और तब लड़कियां जल्दी मैच्योर होती थी। फिर हमारे पड़ोस में कोई महिला रहने आई और उसने मतलब बेटे को मेरे खिलाना शुरू कर दिया। चूँकि मैं पढ़ भी रही थी, हम दोनों ही पढ़ रहे थे, तो बच्चे की भी केयर के लिए हमको ये लगा रहता था कि अम्मा कितना समय रखेंगी मतलब हमारी सास। तो वो रखने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो हमें थोड़ा-सा उससे वो मिल गया एक आभारी भी रहे हम उसके प्रति। हुँ, मैंने कहा भई चलो तुम बच्चे को रख रही हो, अच्छे से रख रही हो। उसके बच्चे नहीं थे। ओके, हालाँकि मेरी सास को ऐतराज़ था कि इसके बच्चे नहीं है, इसको बच्चे दे देती हो। मैं सब चीज़ों से अलग थी बिल्कुल। फिर थोड़ा-सा अपनापा हुआ तो उसने एक दिन मुझे सारी बातें फिर बताई कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और मुझे किसी रंजिश में उठा के और इस बाज़ार में बेच दिया गया। अब ये इस बाज़ार कह के मेरे लिए तो केवल यही एक बाज़ार था जो खराब औरतों का था हुँ, और मुझे हिंदुस्तान भर में नहीं पता था क्या है। ना चर्चाएँ होती थी, ना अखबारों में खबर छपती थी, कोई ये बात ही नहीं थी। अपने छोटा-सा कस्बाई मानसिकता का हमारा शहर है, उससे बाहर की कोई दुनिया हमारे लिए नहीं। कौन से शहर की बात है मैम? मैं मेरठ की बात मेरठ। कर रही हूँ और उसके बाद में उसने अपना सब कुछ बताया और एक दिन मुझसे ये गुहार की कि मुझे मेरे घर मिलवा सकती हो? तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। हुँ,
कि अब तो उसने वो सब छोड़ दिया और इसके घर मिलवाया जा सकता है, और ये उम्मीद भी थी कि वो रखेंगे। और अभी तक मैंने ये बातें नहीं बताई थी किसी को कि वो ऐसी जगह से है। बस वो झाड़ू पोछा करती थी, हालाँकि बेहद खूबसूरत और बहुत ही लगती नहीं थी कि झाड़ू पोछे वाली हूँ। थोड़े से मान-मनुहार के बाद हमारे इन-लॉज़ तैयार हो गए कि चलो भई, ये ज़िद कर रही है तो और चलो, और हम लेके गए उसको वहाँ पे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि हमने किसी से कहा कि भैया हमें उनसे मिलना है हुँ। और क्या उनका घर बता सकते हो? उन्होंने कहा रुको, यहीं, यहीं बुलवाते हैं। थोड़े ठसक वाले आदमी थे, रिटायर हो चुके थे। वो आए, उनकी बीवी आईं, 2 बच्चे आए, मतलब टीनेजर थे, हुँ, जो हुँ। बिल्कुल हूबहू बहन की शक्ल पे थे। वो शायद उसके बाद बच्चे हुए पे थे, 2 लड़के थे वो। और बड़ा रोना-धोना हुआ, हमें भी एक आशा लगी कि भई अब ये इसका घर बस जाएगा, घर चली जाएगी। तो लेकिन उन्होंने मुँह फेर लिया। सब सुना, सब दुख-सुख सुना, रोते रहे, माँ भी, बाप भी, लेकिन कहा रख नहीं सकते हम। मैंने थोड़ी ज़िद की, क्यों नहीं रख सकते? ऐसा इसने क्या कर दिया? खुद से थोड़ी चली गई कहीं, हुँ, हुँ। कि आप नहीं रखोगे? उन्होंने कहा नहीं रख सकते। हमारे लिए तो ये बड़ी बात थी, उल्टे चल दिए हम। लेकिन यहीं बात खत्म नहीं हो रही थी, हमें तो पूरे रास्ते जो सुनना था, उसका भी अंदाज़ा था। हुँ, हुँ। पूरे रास्ते भर हमें तो नहीं कहा किसी ने, लेकिन हमारे हस्बैंड को कह के हमें टारगेट करते रहे सब। ऐसे ही इसने बताया नहीं कि ये ऐसी औरत है, खराब औरत है और इसके साथ चले आए। हमारे तो बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी, हमारे और भी देवर और ननद थी एक, हुँ। तो कैसे शादी होंगी बच्चों की? और कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है। हमको लगा हमारा तो घर बर्बाद हुआ, और मायके वाले हमको 4 जूते और लगाएँगे कि तुमने शादी की और अब देखो हम मना कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे हस्बैंड ने सब सँभाला, और उससे ज़्यादा सँभाला उस महिला ने। वो किसी वक़्त निकल गई। जब घर पहुँच गए हम और घर में भी ये बातें चलती रहीं और हमें फटकार पड़ती रही, तो वो निकल के चली गई। मुझे सुकून हुआ कि वो चली गई, तो अब अभी तो मेरा घर बच जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन 1 डेढ़ साल बाद वो आईं, फिर से। जब भूल पड़ती, मुझे ऐसा लग रहा था, बचपन से 5 साल की उम्र से जब भूल पड़ रही थी, तो तब कुछ-कुछ हो रहा था। हुँ। तो वो फिर आईं 1 डेढ़ साल बाद, और काफ़ी सारी फल मिठाई-विठाई लेके, और भाई दूज का दिन था वो, कपड़े पहन रखे थे। आके हमसे बोली कि मुझे एक बार, मेरे बेटे गोविंदा बुलाती थी, कि मुझे एक बार गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको टीका करना चाहती हूँ। मेरे भाइयों ने तो नहीं मुझे ये मौका दिया, तो मैं इसको आज से अपना भाई मान रही हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, पहले तो तुम बताओ, क्योंकि मुझे तो पुरानी घटना याद थी हुँ। कि फिर से क्या होगा। पहले बताओ तुम कहाँ थी अब तक? और अब तो तुम्हारे पास ठीक-ठाक कपड़े, ये सब चीज़ें। तो बोली देखो, ना तो माँ-बाप ने रखा जिन्होंने पैदा किया, तुम्हारा घर क्यों बर्बाद करती? लेकिन जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। अभी तो मैंने उसको 1 सेकंड में कहा, तब तो फिर बिल्कुल भी नहीं मैं कर सकती। तुम्हें पता है मेरा घर बिगड़ जाएगा और मुझे कोई रखेगा नहीं, तो तुम जाओ यहाँ से। कह रही उसको दिखा दो एक बार। मैंने कहा ना, उसे नहीं। वो चली गई, और जैसे एज़ यूजुअल पुराने घर बड़े से होते हैं, थोड़ा आँगन है, आँगन के बाद में दरवाज़ा। तो वो नीचे उतरी, मैं ऊपर थी, ऊपर के पोर्शन में, तो उसने वहाँ से मुझे पलट के देखा। बस वो आँखें मैं कभी भूल नहीं पाई। उसके चेहरे पे जो मेरे लिए शिकायतें थीं, आँखों में आँसू थे, उसे मैं कभी नहीं भूल पाई। कह भी नहीं पाई किसी से, और ऐसे ही समय बीतता रहा। सबकी शादियाँ हो गईं, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। लगभग 28 साल की हमारी उम्र थी। हमारे सास-ससुर गुज़र गए थे। मैंने एक दिन इनसे कहा अपने हस्बैंड को कि मैं हम भी, वो भी पढ़ाई-वढ़ाई पूरी हो गई थी, अपने काम-वाम पे लग गए थे। बेसिकली हम लोग किसान हैं, तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं उसको ढूँढ लूँ? वो हँस पड़े, बोले अभी इतने साल बाद? हाँ, मैंने कहा तब तो अम्मा जाने नहीं देती, और फिर मुझे तो घर पटक देती मेरे। तो बोलेंगे अच्छा, एक शर्त है, जाओ, और 10 कदम पे वो घर है, बताइए वो जगह है। बोले ऐसा है कि वहाँ पे मार खा के आई, तुम्हारे कपड़े फटे, तो यहाँ आके रोना-धोना मत करना, और दोबारा जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा नहीं, पक्का। और मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी तो फिर कभी वापस ही नहीं लौटी। फिर तो जैसे हर किसी में वो दिखती रही मुझे। बहुत ताने खाए, बहुत ये सुना कि यहीं बैठ जाओ, तुम तो अच्छी-खासी हो दिखने में, तो पैसा कमाओगी, पैसा कमाने के लिए आती हो, तो यहीं बैठो, धंधे में बैठ जाओ। ऐसे भी सब कहा। वहाँ पे लोग ऐसे ही जजमेंटल होते हैं। नहीं, देखिए वो एरिया ऐसा है कि आप वहाँ जाएँगे, कोई भले घर की महिला हाँ। जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, क्यों आ रही हो हमारे यहाँ? तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा कि मैं तो केवल आपके बच्चे पढ़ाने आती हूँ। तो बोली कब पढ़ाया बच्चे को? मैं कहा नहीं, मैं अभी आपसे इजाज़त माँग रही हूँ, और मुझे आप बच्चे पढ़ाने दो। बोली पढ़ाएँगे तो नहीं, पर तुम्हारी इच्छा है तो पढ़ा लो। क्योंकि उन्हें 2-3 महीने में ही लग गया था, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ। ना पुलिस को ला रही हूँ, ना कुछ। वहाँ उनको ये डर होता है कि ये लोग हुँ, पुलिस को हुँ। ले आए, कोई ले आएगा। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जिसका बच्चा उसी के कमरे पे पढ़ाओगी, यहाँ नहीं लाओगी दूसरे को। ओके। ये उनकी बिज़नेस राइवलरी थी। तो हमने कहा ठीक है, हमें तो चाहिए ही था कि हमारी जगह चले जाएँ।
और देखिए 2 साल हमें लगे, हर कमरे पे गए, तो अल्टीमेटली मुझे समझ आया मैं क्या कर रही हूँ। ये तो हर कोई उसकी मुझे तस्वीर नज़र आती है। मैं एक को भी निकालूँगी तो वो जहाँ भी होंगी कहीं, और इस बीच मुझे पता लग गया था और जगह भी एरियाज़ हैं ऐसे, तो उनके प्रति कुछ तो मेरा जो मैंने कृतज्ञता की है वो कुछ तो कम होगी। मेरा अपराध बोध कम होगा, और बस फिर तो वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर तो जो मिली थी लड़की उसको रेस्क्यू किया, घर दिया उसको, सरकारी तौर पे उसको सब मतलब फिर नहीं रुका वो अब सिलसिला। कैसी है वो? अब भी वही है। ठीक है कहाँ मतलब? रुकते हैं, हाँ। वो? हाँ। नहीं, वो तो हमको मिली ही नहीं। अच्छा, वो मिली लेकिन नहीं। आप सब पॉडकास्टर्स को मैं थैंक्स कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी एज हो गई होगी उस वक़्त उनकी, जिस वक़्त की मैं बात कर रही हूँ 35-36 साल की उम्र थी। तो अभी आप लोगों के ज़रिए मुझे ये किसी ने सूचना दी कि उनकी आगरा में डेथ हुई। आगरा भी एक रिलेट एरिया है। तो आगरा में वो चली गई थी और वहीं उनकी डेथ हुई। तो ये सुकून तो हुआ कि इस गलीज़ ज़िंदगी से उन्होंने मुक्ति पा ली, बस। मतलब बीइंग ए वुमन आपको सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है? जैसे लाइक कि वो पेरेंट्स जो उसके बाद वो स्वीकार नहीं किए, या जो माहौल उस तरह का जो सिचुएशन हुआ था? देखिए, उन पे तो मुझे बहुत गुस्सा रहा, अंत तक रहा, आज तक है कि क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाए? मैं इतनी सी बात के लिए माफ़ नहीं कर पाई कि मैंने उनको अपने घर से कह दिया कि तुम चली जाओ। हाँ। जगह नहीं दे सकी, वो केवल जगह ही तो, मेरा बच्चा ही तो देखना माँग रही थी, हुँ। और नहीं मैं कर सकी ये। तो वो तो माँ-बाप थे, वो कैसे सो पाए? कैसे खाना खा पाए? कैसे वो जी पाए कि अपनी बच्ची को दोबारा से उस नर्क में झोंक रहे हैं? उनसे तो मुझे हमेशा शिकायत रही है। और उससे ज़्यादा शिकायत इस समाज से है कि जो इन एरियाज़ को देख के कहते हैं वो खराब औरतें हैं वहाँ, वो आपके घर नहीं आती। आपके भाई, आपके पति, आपके बेटे वहाँ जाते हैं। हुँ। वो आपके घरों को तोड़ने नहीं आती हैं। उन्हें आप खराब औरतें किस मुँह से कहते हैं? क्यों नहीं उनके प्रति समाज अपना कोई दायित्व समझता, सरकारें समझती? एडमिनिस्ट्रेशन तो तब समझेगा जब सरकारें समझेंगी। किसी सरकार के एजेंडे में नहीं है ये। देखिए, अगर हम देखें तो आपने थर्ड जेंडर को मान्यता दे दी। हुँ। कॉलम में आ गया जी। कि आप इसको भरें। चूँकि वो भगवान ने ऐसी बनाई थी। ये तो आपने बनाई, हाँ। इनका दायित्व तो आपके ऊपर आता है। इनको तो आपने धकेला वहाँ, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं गई। हुँ। आपने धकेल दिया, तो इनको कौन-सा जेंडर आप मान के चल रहे हैं? किसने ये नाम दे दिया इन्हें? कभी तवायफ कह रहे हैं, कभी ईशा कह रहे हैं, कभी और बुरा कह रहे हैं। और हैरान हूँ मैं आज तक इन जितनी लड़कियाँ निकाली उनके दर्द को नहीं भूल पाई, उस जगह पे जो कुछ होता है उसको नहीं भूल पाती हूँ। और आप लोगों के पॉडकास्ट भी सुनती हूँ तो, और हैशटैग देखती हूँ तो कोई ये भी कहती है बच्ची कि आई एम प्राउड रंडी। शर्म आती है मुझे उसका हैशटैग देख के कि बच्चियाँ उसको फॉलो कर रही हैं, हज़ारों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या समाज में देना चाहते हैं? कौन-सा मैसेज दे रहे हैं? नहीं जानती ना कि रंडी होना क्या होता है। देखिए आके। मैं तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आप आइए, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। जब कोई लड़की तैयार ना हो तो इंटरनल पार्ट से मिर्च डाल दी जाए, चूना डाल दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए कि जिससे वो चीखती रहे और मर जाए। अब आप गर्व करती हैं कि मैं रंडी हूँ। हैरत में है मुझे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अगर ऐसा है तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा आप लोगों का। आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो खड़े होके देखेंगे कि कैसे बर्बाद हो रहे हैं। हुँ। देख रहे हैं, और इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता कोई मतलब? रोक नहीं रहा है। और देखिए, जो ओटीटी पे परोसा जा रहा है, हाँ। वो सरकार का दायित्व था कि उसपे सेंसर लगे, लेकिन नहीं लग रहा है। आप एक फ़िल्म में एक गाली दे दें ज़रा-सी तो वो बीप हो जाती है या हाँ। कट लग जाता है। अभी मेरे यहाँ के एक बच्चे ने एक फ़िल्म बनाई, जो कन्हैया हत्याकांड हुआ था, जिसको मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। उस पे एक फ़िल्म, उसमें 72 कट लगाए। उसने अपना तमाम चीज़ें बेच-खोच के वो सब किया, और 70 कट लगाने के बाद फ़िल्म में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं, सब पैसा बर्बाद हो गया, चली नहीं फ़िल्म, इतने कट आपने लगाए। और ओटीटी पे आपके बेडरूम में परोस रहा है, क्या नहीं परोस रहा है? कौन-सा बच्चा नहीं देख रहा है? डर लगता है कि हम कुछ देख रहे हैं और उसमें बीच में कोई सीन आ जाए, बच्चा हमारे पास बैठा है, ट्रू। तो कैसे? तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि बच्चे ये कहें, एक बार भी छोटी-सी बात होती है, मेरे शहर का एक इन्फ्लुएंसर है, फ़ेमस हुआ काफ़ी, बादशाह ने भी उसको फ़ॉलो किया और लोगों ने भी किया। तो अच्छा खासा चल रहा था, सुना होगा आपने, आरिफ ज़काती। तो ज़काती सुना हुआ। ज़काती, हाँ। उसको किस तरह से किया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है कि उसने अपनी बेटी और बीवी के साथ एक रील बनाई कि इसने ऐसे कैसे कह दिया? हुँ। चलो एक मुकदमा लगाओ, कर दिया उसको मुकदमा, ज़मानत करानी पड़ी, अभी दूसरा उस पे लगा रहे हैं कि मुकदमा लगा दिया फिर और ये नहीं दिख रही कि जो कह रहे हैं कि आई एम प्राउड रंडी, इन पे मुकदमा नहीं लगना चाहिए? इनको सरकार का ध्यान नहीं है इन पे? छोटे-छोटे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को उठाया जा रहा है कि जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और ज़रा-सा भी उन्होंने
किसी चीज़ के खिलाफ बोला तो आप उस पे लगा रहे हैं। क्या हम सेक्स ट्रेड में बदल दिया हमने पूरे हिंदुस्तान को। दुनिया थी सेक्स ट्रेड में, लेकिन हमने सेक्स को एक व्यापार थोड़ा बना ओपन दिया। भी कर दिया ना। ओपन ओटीटी जब से आया है हर कोई आज फ्रैंकली गाली देता है, एब्यूजिंग वर्ड सुनने में कूल लगता है। कूल लगता है आपको, हाँ, ना? और खुला आप एक क्या रोस रहे हैं आप? मिर्ज़ापुर में लोग चिल्लाते हैं कालीन भैया, कालीन भैया। आपको लगता है वो कालीन भैया चिल्ला रहे हैं? नहीं चिल्ला रहे। वो चिल्ला रहे हैं कि एक औरत घर की, वो ससुर के साथ सोती है अपाहिज हाँ। के, वो पति के साथ सोती है, सौतेले बेटे के साथ सोती है और बच्चा पैदा करती है एक प्रेमिका। क्या दे रहे हैं? तो ये हैं बुरी औरतें या वो बुरी औरतें जिनको घर से उठा के प्यार में फँसा के कभी नौकरी के नाम पे और वहाँ बेच दिया गया। क्या गंदगी है, क्या वहाँ के हालात हैं, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद इन 33 सालों में मैं हज़ार बार मैं अपने आप को मैंने मरा हुआ समझा होगा। ये सोचा होगा कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ इस दुनिया में? कौन-सी हिंदुस्तान में हम ज़िंदा हैं कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो उस गर्व को बना के रखो ना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की टैगलाइन अब दुनिया भर के ट्रकों पे लिखा रहता है। हाँ, कैसे बचे? पढ़ने से अगर एक बेटी बचती तो निर्भया कांड ना होता, बिल्कुल नहीं। हैदराबाद की उस डॉक्टर का कांड ना होता, ना? तो पढ़ने से खाली बच रही है बेटी। अरे बेटों को संस्कारी बनाओ ना। बेटे तो आपके सरेआम क्या अभी मेरे यहाँ मैं आज बहुत मतलब मैंने इसीलिए कहा कि मैं जल्दी बेटा कर लेना इसको कि मुझे जाना है। मेरे यहाँ की एक बेटी का कल अपहरण हुआ और वो उसका दोष इतना था कि वो उसने रिजेक्शन किया। नहीं जाना, गरीब घर की लड़की, दलित लड़की, माँ के साथ जा रही है गन्ना छीलने और उसका अपहरण किया उन्होंने। माँ ने विरोध किया तो माँ को बीच से काट दिया, सिर में उसके दर्द मार के मर गई। माँ वहीं के वहीं। कल सुबह 8 बजे की ये घटना है। और बड़े लोग बड़े लोगों को बचाने में लगे हैं। फैक्ट है। आज के देखिए कि उस दलित की बेटी के साथ में बस टीम बना दी गई, वहीं कैंप किए हुए हैं कि बच्ची नहीं मिली है अभी तक, 20 साल की लड़की है। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह हाईवे कांड में हुआ उसी तरह से इस बच्ची को सामने लाके और कहलवा दिया जाए कि मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, इससे शादी करना चाहती वो हूँ। भी बड़ी बात है। ये भी कहलवा दिया जाए, मगर उस हत्या का जिम्मेदार जो माँ ने जो संघर्ष किया उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस बात खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कई बार जैसे निचली कास्ट जिसे बोलते हैं लोग या माइनॉरिटी बोलते हैं या जिनकी फाइनेंशियल हम्म, स्ट्रोंग नहीं होती है तो हम्म। बड़े घर अपना हक समझ लेते हैं उसको? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं वेस्टर्न यूपी में हूँ। मैं जानती हूँ कि जहाँ हमारे यहाँ वर्गीकरण है। ये त्यागियों का गाँव है, हुँ, ये ठाकुरों का गाँव है, ये जाटों का गाँव है, ये गुर्जरों का गाँव है। मतलब बाकी रियाया हैं और मिल्कियत इनकी है, हुँ, चौधराहट इनकी है। तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये अलग बात है कि अब पढ़ लिख लिए तो थोड़े से हाइपर हो गए या ये एक्ट उनको प्रभावी करता है तो चलो इससे भी डरते हैं कि भई ये खामख़ा में एक ऐसी हुँ। एसटी एक्ट लग जाएगा, वरना कोई इज़्ज़त नहीं है। कोई नहीं मान के चलता। पढ़ भी लिख ले तो क्या रहेगा तो उसका ही। ये ये ऐसी मानसिकता है। लोग मुझे मेरे आस-पास के लोग भी मुझे कहते हैं, "क्या आपका है कि आप ये इस जाति का भी हो, इसको भी घर में बिठा के चाय पिलाती हो, घर में साथ बैठता है आपके। ये लड़की इस बिरादरी से, इसको भी आप घर में बिठाती हो, हाथ लगवाती हो किचन में।" अरे किसने बना के भेजे वहाँ से? क्या भगवान ने कोई ऐसी ताकत है जिसने ये अलग-अलग जातियाँ बनाई? मतलब और एक किसने हक तो दिया? डेली वो लड़ रही है और आप एक डेली नॉर्मल लाइफ में भी लड़ रही हो, लड़ उनको रही। प्रोटेक्ट करते हैं एक हुँ, साथ। और देखिए सोसाइटी आज भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है नहीं कि करेगी। आप अच्छा काम कर रही हो। नहीं क्यों? नहीं करते हैं। ये तो कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर बस अरे बोलते नहीं आप है। कब करेंगे? आप हाँ, कब करेंगे? हाँ। मेरा सवा अभी मुझे किसी ने कल कहा कि दीदी ये बहुत बुरा हुआ है बच्ची के साथ और तुम क्या कर रहे हो? हुँ। मैंने पूछा मैं फ़ेसबुक पे नहीं कहना चाहती थी। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? अरे आप बताओ हम तो आपको फ़ॉलो करते हैं। आपके साथ चल सकते हैं जहाँ कहोगी तो। ये क्या बात होगी मेरे साथ चल सकते हो? और जो लोग जा रहे हैं वो राजनीति चमका रहे हैं। हुँ। वो जातिगत बात के राजनीतिगत बात कर रहे हैं। फलाना विधायक है उसने ये किया, पूर्व विधायक है उसने ये किया, उसके बच्चे, उसके लड़के, उसके आस-पास के लोग, ये सब चल रहा है। हुँ। मैम एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जब हमें मतलब हम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी देखते हैं कंटेंट इसमें दिखाया गया स्वर्ग में हाँ, अप्सराएँ होती है, हाँ, लेडी डांस हाँ, करती है, हाँ। तो क्या एंटरटेनमेंट के लिए ही हर कोई आज लेडी को देख रहा है, लड़कियों को देख रहा आज है? नहीं सदियों से और ये केवल हिंदुस्तान में जो अपने आप को हम सनातनी होने का दावा करते हैं ना केवल हिंदुस्तान में ही है कि जहाँ औरत को मनोरंजन का साधन माना जा रहा है आज से नहीं हुँ, पीढ़ियों से अगर हम कह रहे हैं कि इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी तो और क्या कह रहे हैं हम कौन है वो अप्सराएं हुँ। किन उनको किस कैटेगरी में रखते हैं ये भी तो अप्सराएं थी ये भी तो डांस करती थी ये भी नाचती गाती थी मैं अकेली ऐसी साक्षी हूँ ऐसी चीज़ की कि जो मेरे सामने बदलते बदलते देह व्यापार में बदल गया एक ज़माना वहाँ हारमोनियम होता था तबला होता था और
नाचती गाती थी। ठीक है, ये सेक्स भी था, लेकिन किसी एक की होके रह गई तो रह गई, फिर हुँ, दूसरे के पास नहीं गई कभी हुँ, भी। और अगर आप जाएं पीछे, नगर वधू है ना, आप तो खुद ही कह दिया नगर वधू है, इसका मतलब कोई भी आदमी वो भोग्या है हुँ, पूरे नगर की। देवदासी है तो भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया, और तमाम जितने पुजारी पंडित जो भी हैं वो हर किसी को उपलब्ध थी। तो ये अभी कहाँ से ये इनको खराब औरतें, कहाँ से ये इनको जो शब्दों का से नवाजा जाता है, मैं आज भी कभी भी उनको ये नहीं कह पा रही हूँ। मतलब मैं नहीं कह पाती कि भाई उनको कोठा कहूँ मैं आज भी कमरा ही कहती हूँ। आज भी वो औरतें, मैं तो सेक्स वर्कर भी नहीं कह पाती। जब वो मुझे दीदी कह के बुला रही हैं तो मैं उनको दीदी या माँ कह के क्यों नहीं बुला सकती हूँ, हुँ। या बेटी कह के क्यों नहीं बुला सकती हूँ। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत किसमें होती है? एक मेल जो इस चीज़ को सोसाइटी को समझता है और एक फीमेल जो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये लेडी ऐसे है, ये लेडी ऐसे है। दोनों तरफ से सबसे ज़्यादा क्या देखिए लगता है? देखिए मर्दों का तो मैं फितरत मानती हूँ। मर्दों की तो फितरत है, जो चीज़ उनको आसानी से उपलब्ध है उसको वो अगर है तो ले लेंगे, नहीं तो छीन लेंगे। मगर औरत औरत की दुश्मन होती है, मुझे ये कभी समझ नहीं आया। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ कि मेरी माँ अगर ज़िंदा होती तो मैं उनसे पूछती कि खराब औरतें कैसे हैं? उन्होंने तो मुझे बताया कि ये खराब औरतें हैं। हुँ, मुझे तो नहीं लगी वो कभी खराब औरतें हैं। मैंने उनका दुःख दर्द भी देखा, मैंने उनको वो भी देखा कि रोते हुए किसी बच्ची को कुछ हो जाए, मैंने उनको भी देखा किसी को बुखार हो जाए तो वो कैसे उसके लिए बेचैन हो जाती हैं। और ये भी देखा कि जब एक लड़की आती है तो कितनी क्रूर हो जाती हैं। वो सब उनके प्रोफ़ेशन के हिस्से थे। हुँ, आप भी तो होते हैं। आप किसी जगह पे बॉस हैं, तो हो जाते हैं ना कभी-कभी स्ट्रिक्ट, अपने अधीनस्थों के लिए, अपने सहकर्मियों के साथ। हुँ। तो ऐसे ही समझ लीजिए उनका भी। ये अलग बात है कि उनका दिल से नाता नहीं है, बस देह का नाता है मुझे उससे एक अलग। चीज़ बताओ मैम जैसे लाइक कई बार होता है एक जनरेशन ने किया, हुँ, हुँ, आपने कहा बच्चों को पढ़ाते हुँ, थे हम, हुँ। तो क्या सेकंड जनरेशन भी अपने आप को उससे दूर रखती है या कोशिश करती है कि इस कंटिन्यू रखना है उस चीज़ को? देखिए, ये कुछ ऐसा है, इसको समझना होगा कि पहले ये मातृसत्तात्मक परिवार थे राजस्थान के। हुँ, जो ट्रेडिशनल जिनका ये था कि माँ से नानी, नानी से माँ, माँ से बेटी। हुँ, पितृसत्तात्मक नहीं है वो परिवार। वहाँ पिताओं को, भाइयों को केवल ताश खेलना, शराब पीना, ये काम करना। माँ मतलब स्त्री घर की कमा रही है, उन्हीं का ही होल्ड है। लेकिन बड़ी स्वतंत्रता थी कि वो चाहें तो आके यहाँ नाच गा के पेट भर सकती हैं, घर में भी दे सकती हैं, और ना चाहें तो शादी कर सकती हैं। जी, स्वतंत्रता थी। लेकिन कैसे ये देह व्यापार में बदलता है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो पढ़ गईं, वो पढ़ने लगीं, शादियाँ करने लगीं और इस धंधे से दूर होने लगीं। जो ऐसे नरपिशाच लोग समाज में बैठे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया, वो लड़कियाँ लाने लगे। कभी प्यार में फँसा के, कभी नौकरी के, गरीब है तो नौकरी के नाम पे ले आओ, काम के नाम के, घरेलू काम-काज के नाम पे ले आओ, और ठीक-ठाक घर की है तो तुम भी ठीक-ठाक बन जाओ। जिम-विम करके अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनो, उसको भी रेस्टोरेंट में घुमाओ, साल भर खर्च करो उस पे और ले आओ, बस। फिर तो कभी नहीं, उन सीढ़ियों से कोई वापस नहीं उतरी कभी लड़की। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको अपने आप से उतर जाए। और मैं अगर अपनी कहूँ तो ये हिम्मत शायद कुदरत ने दी, पर उसके बावजूद भी सैकड़ों मुकदमे झेले, चोटें इतनी लगी हैं, एक्सीडेंट में मार दिया जान से बिल्कुल, लेकिन हिम्मत रखी ना, तो क्यों नहीं समाज का। मुझे आज भी अजीब लगता है कि मुझसे लोग कहते, एक बार हमको वहाँ लेके चलो। आज भी कह रहे हैं पॉडकास्ट के पे, इसके पॉडकास्ट देख-देख के भी लोग कह रहे हैं मुझे कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं। मेरे साथ क्यों? मैं हर किसी को जवाब देती हूँ, आपके शहर में भी तो हो रहा है, हाँ। वहाँ करो। एस्कॉर्ट सर्विसेज़ चल रही हैं। ये आपके जिम ये चल रहे हैं, मसाज पार्लर्स चल रहे हैं, इनमें जाके करो, अच्छा ये देखो, सबको पता है लीगली, सबको पता। बट हम कुछ नहीं कर पा रहे। ना, यानी मतलब भगत सिंह पैदा हो जाए दूसरे घर में। और पता है आपको जैसे छोटी मुझे किसी ने एक बताया था गोवा में जब मैं गोवा में रेस्टोरेंट मैनेजर था, हुँ, तो मुझे वहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट खोलना थोड़ा-सा टफ है, लेकिन अगर स्पा खोलना है आपको हुँ। तो 1 दिन में खुल 1 दिन जाएगा। में खुल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर शहर में है। आप गोवा की बात ना करें, हर शहर में। ये अलग बात है कि मैं अपने शहर को इतने स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रही हूँ कि जैसे ही खुलता है, मैं तैसे ही बवाल करती हूँ। बंद करो, कराती मतलब हूँ। इससे क्या बेनिफिट होगा मैम? मैं एक चीज़ मानसिकता हुँ, समझना चाह रहा हूँ। हाँ। आज इतने रेड लाइट एरिया, इतने सारे रेड लाइट काफ़ी सारे एरिया हैं, हर जगह है मेरे हिसाब से, हर शहर में है। लेकिन आज भी रेप हो रहा है और रेप भी ऐसे-ऐसे हो रहा है कि आज मैं ही एक वीडियो देख रहा था कि छोटे से बच्चे जैसे बस में, वैन में जाती हैं लड़कियाँ, उनके साथ हरासमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा है, जो स्कूल बस जाती हैं। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेड लाइट एरिया होने से बलात्कार रुक जाएँगे? ये क्या मतलब मैं सोच है? सोच रहा हूँ कि एक तो हाँ, ऑफ़िशियली है कहीं पे, ना क्यों आप जा जाएँगे? सकते हो, लेकिन एक जो होता है उसके अलावा भी रेप करते ये हैं लोग। नहीं, ये है, इसको मैं, अगर आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं नहीं कहती इसको। मैं इसको कहती हूँ कमज़ोर पे ताकत की आज़माइश है।
मर्द की फितरत है कि उसको कमज़ोर जो दिखा, अकेला दिखा और ख़तरे में दिखा, उस पे वो ज़ोर आज़माता है अपना। कौन है सबसे कमज़ोर टारगेट उसका? बच्चा। हुँ, अकेली जाती हुई लड़की। हुँ, निर्भया ने क्या कर दिया था? अकेले जा ही रही थी ना, दोस्त के साथ थी, तो इसके साथ क्यों हम भी? इससे ज़्यादा क्रूरता हो सकती है कि इंटरनल पार्ट्स में रॉड डालें अब? तो ये वो मानसिकता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज जब करेंगे जब बचपन से आप संस्कार देंगे। एक हमारे समय में था कि पड़ोस का भी है तो हम कहते, हमें हमारी मदर कहती थी, बेटा भैया से बोला ना, हाँ, फलाने भैया से ये ले आओ, या फलाने भैया को ये कह दो, या चाचा जी को ये कहो। तो है ही नहीं, अंकल आंटी रह गए, भैया तो कोई है ही नहीं, हुँ, भैया कोई नहीं है। अब कहेंगे ही नहीं भैया, क्योंकि आपको पड़ोस में भी प्यार हो सकता है। यही केवल है वो कि अब हमारे, अगर मैं थोड़ा-सा पीछे भी जाऊँ 10 साल पीछे, तो गाँव के गाँव में शादियाँ तो संभव ही नहीं, 10 से 15 साल के बीच में तो ये था मैम, है ना? बिल्कुल था। संभव ही नहीं। लेकिन आज बच्चे कर रहे हैं, भले ही वो फिर उनका गाँव से बहिष्कार हो जाए, भले ही वो परिवार में ना आ पा रहे हों, लेकिन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए तो है कि कोई भाई नहीं रहा, कोई चाचा-ताऊ नहीं रहे। अंकल आंटी हो गए और एक दोस्त हो गए, नाम लेने लगे मेरे अंकल का। बाद वाले ही जो जनरेशन आए ना मैम, मैंने देखा हमारे गाँव की ही स्थिति बताता हूँ। हमें नहीं पता था गर्लफ्रेंड हुँ, बॉयफ्रेंड क्या होता हुँ, है, लेकिन बिल्कुल, हमारे बाद वाले जनरेशन में ही हमने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं। बिल्कुल। तो मैं कहा ठीक है शायद चेंज हो गया, अब क्या हाँ, कर सकते हैं, हुँ, लेकिन कैसे पॉसिबल है हमें नहीं पता आज तक। क्योंकि हम तो नहीं, पूरे गाँव को ही चाचा, ताऊ, बिल्कुल, भाई-बहन पूरा गाँव ही बिल्कुल, ऐसे चलता है। बिल्कुल, कहीं पे आप ये नहीं नहीं। कि गलत नज़र देख रहे हो या मतलब हुँ, सेम आगे से भी इनपुट यही कैसे होता है। देखेंगे? जैसे आपने भाई कह दिया किसी को, हाँ, फिर वो लड़की कैसे उसको गलत नज़र, या वो भाई कैसे देख पाएगा? हुँ, उसकी गलत नज़र होगी तो दूर हट जाएगा। हुँ, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि वो उसको लेके जाए, भगा के ले जाए, या अब यही लड़की है। हुँ, हुँ, क्या इसके साथ हुआ है? अभी तक नई चीज़ क्लियर हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि उसने उनके खेत में काम करने से मना कर दिया था, कि ये लड़के मुझे तंग करते हैं, हुँ। मैं नहीं जाऊँगी उस खेत में। जो जो भी रिसेंटली का घटना है। हाँ, जो कल की घटना है। और मैं 100% श्योर हूँ कि 1-2 दिन में, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है, 1-2 दिन में लड़की को सामने लाके वो कहलवा देंगे मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। पक्का, बहुत बड़ी बात नहीं मैम। पक्का कहलवाएँगे। क्योंकि हाईवे कांड हुआ, अगर आप लोगों ने देखा हो अपने इस पे, एक मंत्री हैं जी, और वो नग्न उतरती है बिल्कुल लड़की, उसको शर्म लिहाज़ नहीं है किसी की भी, और वो हाईवे पे सेक्स करते हैं उसके साथ। और उसके बाद वो लड़की सामने आती है, वो कहती है वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे, मुझसे शादी करने वाले हैं। ना त पत्नी का तलाक हुआ, ना उससे शादी हुई। तो कौन-सा ये प्रेशर, देखिए राजनीति बहुत पहले हमको नहीं समझ आता था। वो तो चलेगा मैम, कभी हाँ, ख़त्म नहीं होगा खत्म ये नहीं चीज़। होगा। मेन ये होते हैं ना कि जैसे मैं कई चीज़ें देखता हूँ, गलतियाँ चलो दोनों तरफ से मैं मानता हूँ, इस चीज़ को भी हाँ, बिलीव करके चल रहा हूँ। लेकिन कई बार आजकल क्या हो रहा है, लोगों के अंदर ना जो आ रही है ना, वो लालच जो आ ला रही है, फैशन से रिलेटेड कि गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अदरवाइज़ तो मैम ये हर जगह हो रहा है आप देखो तो। कई बार क्या हो रहा है, आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, कई बार तो नहीं कह रहे हो ना, क्योंकि नहीं आप देखिए भी ये फ़र्क है। हुँ, फ़र्क ये है कि रेड लाइट एरिया में वो लड़कियाँ हैं कि जो ज़िंदगी से बेज़ार हो गईं, हाँ, जिनकी ज़िंदगी ही नहीं है। 15 से 20 कस्टमर निपटाना आप समझ सकते हैं। और एक वो लड़कियाँ जो एस्कॉर्ट सर्विसेज़ में जा रही हैं, हाँ, एक रात का 50,000 रुपए ले रही हैं, हुँ। जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं। उन्होंने रेड लाइट का अर्थ समझ लिया, आम आदमी नहीं जानता, शायद आप भी ना जानते हो कि इनको रेड लाइट एरियाज़ क्यों कहते हैं। लेकिन उनको समझ आता है, वो खड़ी हैं वहाँ, उनको पता है कि ये साइन क्या है और ये साइन क्या है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ अपनी बता रहा हूँ, साल 2 साल पहले से हमें ये पता चला कि रेड लाइट एरिया है, ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं, वरना हमें तो ऑनेस्टली नहीं पता था। क्योंकि चर्चा नहीं करते हम। हाँ, इनको इन बातों को कभी अखबार में हाइलाइट नहीं होती। इन बातों की कभी कोई, आप 1-2 फ़िल्म देखी, वो बड़ी महिमा मंडित करके दिखाया, इतना ज़ेवर, इतना पैसा और हाँ, ये कर वो रही है और वो वही कर, मैं कह रहा हूँ, वो ये दिखा फ़िल्म परोस रहे हैं अलग चीज़, अच्छी चीज़ नहीं है, परोस रहे वो हैं। नहीं है। गंगूबाई काफ़ी हद तक उसके हाँ, रिलेट करती है। कुछ चीज़ें की तो देखिए फ़िल्मकार लेगा लिबर्टी, काफ़ी चीज़ें रिलेट करती है, जैसे वो चबूतरा अगर आपने देखी हो, वो चबूतरा हर कमरे का ज़िंदगी है। वहाँ नहाने के लिए कोई जगह नहीं होती, पर्दा होता है सिर्फ़, उसी चबूतरे बैठेंगी, फिर वो पर्दा हट जाएगा तो उसी चबूतरे पे आप रोटी खाएँगी, जो भी खानी है, दाल-चावल मुश्किल से मिल रहे हैं आपको। वहीं कोई कस्टमर आएगा, वो यूज़्ड कंडोम फेंकेगा, वहीं वो थूकेगा, वहीं वो गुटखा थूकेगा और वहीं आप खाते रहेंगे, आपको ये भी इजाज़त नहीं है कि आप उठ के इस तरफ बैठ जाओ। तो वो चबूतरा हर जगह ज़रूरी है, वहाँ पे होना है। इतनी सी, या फिर वो जो मारता है एक आदमी, सैडिस्ट वहाँ लोग आते हैं, ये सच्ची घटना है और बस इतना इसमें लिबर्टी ली गई कि वो ज़िंदा है। जबकि सच ये है कि सोनागाछी में वो लड़की मर गई थी। इतना मारा कोलकाता। गया उसको, हाँ, कलकत्ता में, इतना मारा गया और इस पे बहुत बवाल हुए, बहुत लीगल चीज़ें हुई, मगर ठन ठन गोपाल।
इतना ख़राब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सभी मुख्यमंत्रीज़ को सभी स्टेट्स के ये एडवाइजरी जारी की कि सब अपने अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजें और वो आके कुछ मीटिंग होनी है। वो बड़ी एक मैराथन मीटिंग चली जिसमें ये तय हुआ कि 24 ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी पुनर्वास के लिए और जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो इसको मिनिमम रेट्स पे ब्याज देंगे लोन। हमें भी अच्छा लगा, हमारे पास भी ऑर्डर की कॉपी आई, बहुत अच्छा है। तो उसमें कुछ जैसे आईटीआई हैं वो देंगी ट्रेनिंग या और मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स का है वो करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, हमसे मांगे गए कि कुछ ऐसी आउटडेटेड महिलाओं के नाम दे दो जिनको ट्रेनिंग होनी है। चलो भाई, शुरुआत हुई, कुछ हमने दे दिया 70 महिलाओं का। अब फिर 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, एक दिन हमने फ़ोन करके पूछा क्या हुआ? बोले तो हो गई ट्रेनिंग। मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है क्या? कहा दीदी आपके बिना तो हम कहीं भी नहीं जाते। ट्रेनिंग कहाँ से हो जाएगी और काहे की ट्रेनिंग होनी थी? मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें थी, लड़कों की भी होनी थी, लड़कियों की भी होनी थी। हमारे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं आया कभी किसी का। तो ऐसे ही हर जगह से चला गया होगा। मैं तो केवल एक शहर की बात कर रही हूँ। और ये तो ये हर जबकि स्टेट से इतने सारे स्टेट को इन्वॉल्व किया गया। इन्वॉल्व किया गया इसमें, आज तक नहीं हुआ। कोई पुनर्वास नहीं। मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि कोई भी आ जाए मेरे से बहस कर ले इस बात पे कि कहाँ हुआ। एक जगह की मुझे ट्रेनिंग बता दे। नहीं हुई। 4 तो मुख्य ही हैं, कमाटीपुरा मुंबई है, सोनागाछी कलकत्ता है, पेरेड कबाड़ी बाज़ार है, दिल्ली जीबी रोड है। तो इन 4 में ही बता दें मुझे जो आइडेंटिफाइड है। कहीं नहीं। कैसे होता है? मैम आजकल पता है हर बच्चा मतलब हर घर में सोशल मीडिया हर कोई चला रहा है। बिल्कुल। उसमें भी एक मूवमेंट आ रही है जो कुछ लड़कियां ये बोल रही है कि आई एम प्राउड ऑफ एन रंडी। मतलब देखोगे आप कि बड़ा प्राउडली वो फील कर रहे हैं। और कुछ लोग उस पे ना इंगेजिंग कंटेंट्स मतलब कमेंट भी डाल रहे हैं कि हाँ इट्स कूल, वाओ, इमोजी दिल के बना रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे मेंटालिटी वाले को लोगों को क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले उसी लड़की को कहना चाहती हूँ कि जो कह रही है ना आई एम ए प्राउड रंडी, हम्म। वो आए। मैं उसे चैलेंज कर रही हूँ, हर पॉडकास्ट में कर रही हूँ कि वो आए, किसी तरह सामने आए और मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। मैं उसको दिखाती हूँ, रहे 2 दिन 4 दिन उन लोगों के बीच जिनका नाम यूज़ कर रही है और देखे कि कैसे एक कस्टमर आता है जिसके हाथ पे मुझे लगता है कि शायद बरसों से नहाया ना हो, शायद वो अभी पंचर लगा के आया हो, शायद वो कहीं से ग्रीस और तेल में या पेंट करके आया हो, उसके तेल में पेंट में हाथ हुए हों, महक रहा हो पूरा शरीर उसी से ही, और वो मांगे कि और वो लगभग हो 50 साल का और वो मांगे कि ये लड़की चाहिए जो उस जगह की सबसे अच्छी सुंदर लड़की हो और कम उम्र लड़की हो, उसको मांगे। वो होता है रंडी होना। या एक आदमी 60 साल का हिलता हुआ आए और वो कहे कि मुझे ये लड़की चाहिए और मैं मना कर रही हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ कि नहीं, तुम क्या करोगे यहाँ? मैंने कहा नहीं 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 भेजो। बड़ी कुत्सित हंसी हंस के कहता है भेज दो, और वो भेज देती है मालकिन। और थोड़ी देर बाद सो कॉल्ड जो ये कह रही है महिला अपने आप को, उसकी चीखें आती हैं मुझे। मैं कहता हूँ बाहर निकालो, क्या कर रही है लड़की के साथ, वो क्या कर रहा है, बाहर निकालो। कुछ नहीं दीदी, अगर चीखें ना लड़कियाँ तो ये बाहर नहीं मार देते हैं कि दूसरी लड़की तो ये ठंडी है। मैं कहता तुम बाहर निकालो, कुछ और है, बात कुछ और है। लड़की आई तो उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे और पैर उसके लहूलुहान थे। मैंने कहा क्या किया इस आदमी ने, तुम ये बताओ, ये क्या करके कुछ लेके गया क्या, इसकी तलाशी तो ले लेती। तो इतना भद्दे तरीके से हंसा, गंदे उसके दांत मैं भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो उस लड़की ने कहा कि ये पैर के अंगूठे डाले उसके उसमें, और उसके नाखून बड़े हुए थे इतने बड़े बड़े, पैर के अंगूठे से ये सेक्स कर रहा था। ये उसका अल्टीमेट प्लेजर था कि चीखना। तो जाने की ये रंडी होना होता है। और जाने की जब एक लड़की तैयार ना हो रंडी बनने के लिए, सुनो इस बात को ध्यान से सुन ले, तो इंटरनल पार्ट्स में मिर्चें डाली जाए, चूना डाला जाए, कोई ऐसे लकड़ी जैसा अपरेटस डाला जाए, कुछ भी डाला जाए कि मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन ये काम तो करना है। और जब 15 से 20 कस्टमर निपटाने हो, आके देखो, ये होता है प्राउड रंडी होना। शर्म आती है मुझे अपनी यूथ पे और उन माँ बाप पे जिन्होंने उस बच्ची को पैदा किया और संस्कार नहीं दे सके। सामने आके देखे कि क्या हो रहा है। आए ना, इतने सारे रेड लाइट एरियाज हैं, मेरे साथ भी ना आए, चली जाए कमाठीपुरा, सोनागाछी चली जाए, जीबी रोड पास में ही है, वहाँ चली जाए, जाके देखे रंडी होना क्या होता है। कि एक कस्टमर को बुलाने के लिए गुहार करनी पड़े, सीना दिखाना पड़े कि देखो मेरे पास है कुछ, आ जाओ। और एक जीने में आवाज आए किसी एक के पद चाप की, और 10 लड़कियां हो तो 10 की 10 दौड़ के जाए कि मैं या मैं, वरना आज एक कस्टमर कम हो जाएगा। शाम तक अगर 15 से 20 नहीं हुए तो रोटी नहीं मिलने की है खाने के लिए। ये होता है रंडी होना। होके देखे प्राउड रंडी को। शर्म आती है मुझे। ये यूथ है हमारा, ये नौनिहाल, हम तो नौनिहाल कहते थे, आज ये यूथ है।
मैम क्या मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये लग रहा है कि जैसे लाइक एक आपने बोला रोटी, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि उसके पास कोई बैकअप नहीं है अपना। नहीं है, ना फैमिली से ना कहीं कुछ भी। एक्सेप्टेंस नहीं है हाँ, सोसाइटी में। और दूसरी चीज़ ये होता है कि कई लोग शौकिया तौर पे जैसे अभी नहीं, हमने बोला। उस एरिया में शौकिया नहीं बिल्कुल भी, ओके, तो ये उस सारे एरिया में सोशल कोई मीडिया वाले ही हैं सिर्फ़? ये सब वो हैं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज़ चला रही हैं लड़कियाँ, हुँ, जो जा रही हैं इस तरह, और राजनीति से बड़ी बेशक कोई भी नहीं है। जो कुछ राजनीति में हो रहा है सबको पता है, सबको दिख रहा है, सब कबूतर बन के बैठे हैं कि बिल्ली है पर हमें खाएगी नहीं, लेकिन बिल्ली सोसाइटी को खा रही है। नहीं आ रहा समझ में। कई मूवी में दिखा दिखा चुका है मैम मतलब इस तरह की चीज़ें ना कि जिसके पास पावर है, हाँ, वो ऐसी जगह जा रहे जा हैं, हुँ, वहाँ से उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, फिर वो मिनिस्टर बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो ये तो ओटीटी में भी प्रेज़ेंट किया गया। पूरा दे रहा हूँ सबसे सोसाइटी। बुरी चीज़ क्या लगती है आपकी ओटीटी का सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, एक चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है, हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है? देखिए, एक तो मुझे मैं क्या नाम लूँ, प्रकाश झा जैसे संवेदनशील निर्माता, निर्देशक, और मैं हर फ़िल्म उनकी देखती हूँ। हुँ, लेकिन वो अगर आश्रम बना रहे हैं तो ये उनका साहस था कि उस आदमी को जिसको 40 पैरोल मिल गई सरकार की मंशा से, और किसी-किसी को नहीं मिल रही एक भी पैरोल, हुँ, तो हर महीने पैरोल मिलती है उनको 1 से 2। तो उस आदमी की स्टोरी को सामने लाना बहुत बड़ा साहस का काम था। ट्रू। मगर क्या ज़रूरी था उसमें सेक्स दिखाएँ? बट रियलिटी तो वही था ना। रियलिटी ठीक है, अगर कमरे का दरवाज़ा भी किसी लड़की को बुला के बंद करता है तो आदमी इमेजिन करेगा। अगर हमारे ज़माने में 2 फूल टकरा के दिखा रहे हैं तो इमेजिन कर रहा ट्रू। है ना। सेक्स कभी दूर नहीं था समाज से। ऐसा थोड़ी है कि सेक्स पे तो आधारित है पूरा सोसाइटी। हुँ, कैसे अगली जनरेशन होगी नहीं तो। इसको लेकिन इतना कुत्सित तरीके से दिखाना, ये मुझे नहीं लगा अच्छा। और मैम इसमें मैं यही मान के चलती हूँ कि वो लड़कियाँ, और आप देखिए उसी लड़की की मैं बात कर रही हूँ जो आश्रम में पीड़िता है। जी, वो लड़की को फिर हर तरह से यूज़ उसी तरह से हर सीरीज़ में यूज़ किया जा रहा है। जी। एक शी बनी है, बहुत अच्छी हाँ, हाँ। है ना? मैंने और देखा उसमें नहीं लेकिन देखा ट्रेलर शी उसका। है ना, देखा उसका शी का, और उसमें इतना वो साउथ के एक बड़े स्टार ही मानती हूँ मैं तो उसको, किशोर हैं। और मैं बहुत मुझे उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। उस आदमी को बहुत अच्छा सा उसने रोल किया, लेकिन वो उसको भी इस तरह से इन्होंने पेश किया वहाँ, उसको वहाँ खड़ा कर दिया कि भई अब तुम्हें ये प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ेगा, तब उस आदमी को फँसाओगी तुम। हुँ, वहाँ भी सेक्स दिखा, अरे प्रोस्टिट्यूट बना दिया ठीक है, दिख रही है वो, खड़ी है पुल पे। लेकिन उसके बाद वो सेक्स दिखाना ही क्या ज़रूरी है? क्या आप दिखा रहे हैं? और वो लड़कियों को मैं कह रही हूँ कि आपको क्या चाहिए? ऐसा क्या चीज़ है कि जो आपको शादी करके नहीं मिलेगा? और अगर पैसा ही इतनी बड़ी चीज़ है, तो फिर तो कुछ कहने के लिए है नहीं। हाँ। रोटी खा के सोते हैं, सोने की रोटी किसी ने नहीं खाई। कोई एक सब्ज़ी से खा लेगा, कोई रूखी खा लेगा, बस इतनी सी तो बात है। और जितना पैसा हो जाएगा, उतने ही आप दूर हट जाएँगे हर चीज़ से। आपको सैकड़ों बीमारियाँ हो जाती हैं, आप सब चीज़ हो जाती हैं, तो क्या चाहिए फिर? क्यों सेक्स को, अपने शरीर को, एक ये नया टैगलाइन आप लोगों ने शायद नहीं सुना है, माई बॉडी माई चॉइस। हुँ, अभी तो आप लड़कियों को ये भी नहीं कह सकते, क्यों? हमारा शरीर है, हम जैसे चाहे इस्तेमाल करें, और फिर इसीलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 30 साल, 32 साल, 35 साल आपकी उम्र हो रही है, उसके बाद लेट शादी और जल्दी से तलाक भी हो रहे हैं। ये है मुझे हुकअप, हुँ। मेकअप, ब्रेकअप, कहाँ से लाए ये शब्द हम? और फिर आपको सुनने में बुरा लगता है कि ऐसा हो रहा है, फिर वो क्यों खराब औरतें हैं? भरा पड़ा सोसाइटी खराब औरतों से। एक बात बताना मैम, क्या हम सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हम सब दोषी हैं, बिल्कुल, जो हम ओटीटी पे देख रहे हैं, चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम खुद कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे घर में से किसी की बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन हो, तो शायद हम कंप्लेन करें। कंप्लेन करेंगे, तो हम करेंगे। हम सब दोषी हैं, सोसाइटी दोषी है, क्यों नहीं है समाज दोषी? आवाज़ नहीं उठा रहा ना। हाँ, कैसे समाज करेगा? देखिए, एक महिला है, मैं उदाहरण के साथ बताऊँगी, एक पुरुष और महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो गया। हुँ, किस कदर उनको बदनाम किया गया, किस कदर उनके मतलब चरित्र पे कीचड़ उछाली गई, लड़की ने आत्महत्या, उस महिला ने आत्महत्या की। क्योंकि वो उधर से भी झेल रही थी, इधर से भी झेल रही थी, मैं उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं समझा पा रही थी। लड़का वो अधपगला है इस समय, ऐसे मान के समझो, मानसिक तौर पे बिल्कुल बेकार। आप एक इल्लीगल रिलेशन को एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर पे तो उस औरत को ऐसा कह देते हैं कि ये औरत है, हुँ, वो फिर औरत हो जाती है, दूसरी औरत। और जो समाज में पोल पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, वो क्या हैं? आप सोसाइटी, आप वही ओटीटी पे देख रहे हैं, मगर अगर वही किसी और, आप देखिए थोड़ा-सा पीछे चले जाइए। अभी तो सरकार ने कर दिया है, हुँ, एक पहला कदम किया है कि वो उसको, एक तो शायद उल्लू ऐप बंद किया है, और एक वो जो एकता कपूर का है, क्या है? वो उन्होंने बनाया बरसों बरस पहले,
सरकार समाज को सबसे पहले उन्होंने खराब करना शुरू किया, हिंदुस्तानी समाज को, कसौटी जिंदगी की। जी, मेरा बचपन हैं? पूरा हाँ, आल्ट वाला आल्ट जी। वाला जी, ठीक। वो पहले एक की पत्नी होती है, वो नहीं उससे जल्दी दूसरे की पत्नी बन गई, फिर वो वापस आ गई। मुझे हिंदुस्तानी समाज में एक आदमी बता दो कि एक रात के लिए औरत कहीं चली जाए, वो कितना ब्रॉड माइंडेड बनता हो, अगले दिन उसे रखने को तैयार होगा। नहीं होगा, कितना बड़ा हो, नहीं कितना बड़ा। ये हो सकता है कि उसका अपहरण हो गया, उसके साथ कुछ हो गया, तो वो सीने से लगा ले, तेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अपनी मर्जी से किसी के पास चली गई, उसको रखने वाला मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, नहीं होगा। हिम्मत वाला। क्या तो फिर लगता है क्या? वो एक समाज का आईना दिखा रही है नहीं, या अपना स्क्रिप्ट दिखा रही है? अपना स्क्रिप्ट दिखा रही है, अपना परोस रही है कि ऐसा भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें, करो। बट मैम बॉलीवुड में तो यही दिखता है ना, आज उसका बॉयफ्रेंड है, कल उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड शादी तक तो सीमित है, मान लिया हमने कि नहीं तुम्हारी बट बन रही, वर्ड ही चलो तो दूसरा। फर्क है मैम। वर्ड फर्क है, लेकिन आप ये जो हम 7 जन्मों तक का वादा करते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, मत लो, फिर ये खत्म कर दो ना, मना करो, विरोध करो इसका कि नहीं ये नहीं करेंगे अब हम। कम से कम इतना मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे ही आदमी फेरे लेता है, औरत या आदमी, वो बंध जाता है अजीब तरीके से, है ना, उसका बिल्कुल एक माइंड सेट हो जाता है कि ये मेरी बीवी, ये वो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पत्नी होने के बाद अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही दिखा दो, या दूसरी जगह वो जा रही है उसकी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही दिखा दो उसे, उसकी पत्नी क्यों बता रहे हो? वो फिर उसकी पत्नी हो जाती है, फिर वापस आई तो फिर मैं उसकी पत्नी हो गई हूँ। और इसमें औरतों की है इतना बड़ी फैन फॉलोइंग, औरतों की थी एकता कपूर की, उसी के जरिए वो चलती चली गई। औरतें देख रही थी, आदमी कब देख रहे थे? औरतें देखते थे। आदमी नहीं देख रहे थे उसे। और ये जितने बाबाओं को बना रही वो सारी औरतें बना रही हैं। फिर क्यों हम आश्रम का विरोध करें, क्यों हम अल्ट बालाजी का विरोध करें, किसी के भी ना करें। जो आपको समाज में सब चीजें एक्सेप्टेंस है आपकी, बस उनके लिए काउंटर ये भी है ना कि देखो हमने एक चीज बनाई है, अगर आपकी इच्छा है तो देखो, नहीं तो मत देखो। बट मैं ये तो नहीं एक है, आईना ही दिखा रही हूँ ये जो नहीं हो है, रहा है एक्चुअली। ये एक नशा दिया जा रहा है। हम देखिए, आप लोग बच्चे हैं, मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसा नशा है जब आपको दिया जाता है, जब आप कोई बच्चा शराब पीना शुरू करता है, उसको कोई दोस्त ही बताता ना, आज अभी थोड़ी सी देख कैसी लगेगी, है ना, धीरे से हुई, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वो शराबी हो गया आदमी। सेम वही किया उसने, आपको दिखाया कि ऐसा हो रहा है। औरतें बाहर आके क्रिटिसाइज करती है, अरे ऐसे ऐसे भी कोई करता है क्या, मेरा तो आदमी मुझे जान से मार दे और मैं तो अपने आदमी को जान से मार दूँ, वो दूसरी को रख ले, है ना, ये चर्चाएं हुई। फिर अगले दिन अगला एपिसोड देखने बैठी हैं। आपने नशा दिया उन्हें, अभी देखते हैं अगली बार क्या हो रहा है। उसका पति उसको मारेगा या नहीं मारेगा, उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये देखने का। आपने छोड़ दिया, ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। एक फिल्म दिखाई, खत्म हो गई, लेकिन आपने बरसों बरस तक वो एपिसोड दिखाए, नशे के आदी बना दी वो औरतें, जिन्होंने देखा आखिर तक। मैं देखती हूँ बहुत सी औरतें जो सीरियल्स देखती हैं, वो उनकी आदी हो जाती हैं हद से ज्यादा। उससे बेटर मैं कहती हूँ कि अरे क्राइम पेट्रोल देख लो, कुछ ये तो सीखने को मिलेगा कि ऐसा क्राइम भी होता है जी। दुनिया में, ये भी है। इससे अच्छा तो अभी लेकिन नहीं। आज की डेट में सबसे ज्यादा किस एज के लोग इस चीज पे आ रहे हैं, मतलब रेड लाइट की बोले तभी जैसे चैलेंजिंग सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, कौन सी एज की लड़कियां ज्यादा आ रेड रही हैं? लाइट में तो देखिए कोई नहीं जा रहा, रेड लाइट में वो जा रहे हैं जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास शाम तक मुश्किल से 500-600 रुपये कमाए, मजबूरी। 250 रुपये वहाँ खर्च किए, 100 रुपये की शराब पी, 150 घर में दी और बीवी को पीटा तसल्ली से, बस। वहाँ तो वो जा रहे हैं जो नहा रहे हैं, ना धो रहे, रिक्शा चला के आए, पेंट करके आए, पंचर लगा के आए, कुछ भी करके आए और वहाँ चले गए। वहाँ कौन जाता है? अब तो आपको OTT पे सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ क्यों जाएंगे? और एस्कॉर्ट सर्विसेज मिल रही है, अगर आपके पास पैसा है तो क्यों जाएंगे आप वहाँ उस गंदगी में? क्या सोसाइटी विक्टिम्स को जस्टिस से ज्यादा साइलेंस ऑफर करती है? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना आपसे कि जो कल घटना हुई है उसमें 100% साइलेंस ऑफर किया जाएगा और डराया जाएगा, और तब तक डराया जाएगा जब तक वो हाँ ना कर दे कि अभी तो माँ मारी है, कल बाप और भाई को भी मारेंगे, जाके बोलो कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और माँ ने विरोध किया इसलिए गलती से लग गई है, ऐसी बोलेगी वो। साइलेंस को तो घर वाले भी ऑफर करते हैं, कहेंगे चुप रहो, बेइज्जती हो जाएगी, मत बताओ किसी को, अगर ऐसा हो गया तो। कभी कभी लगता है आपको कि अकेले ही लड़ना पड़ रहा है, आपको अकेले लड़ोगी, हाँ कोई आएगा हाँ, लगता है गवर्नमेंट से ना कभी ऐसा? ना ना, सवाल नहीं, होते हैं बंद कमरे में। मैं जाती हूँ, अभी दिल्ली में चलने वाली है 12 से 13 तक एक बड़ी मीटिंग चल रही है, नहीं जाती हूँ मैं ऐसी मीटिंग्स में। मुझे, जब तुम AC रूम्स में 5 स्टार में 7 स्टार में मीटिंग करते हो, बढ़िया से खाने खाते हो, बढ़िया आपस में चर्चा करते हो, लग्जरी बेड्स पे सोते हो, तब उनका एक बार मैं तो कर भी नहीं सकती ये कल्पना। तब मुझे ये याद आएगा कि कैसे उनके पास सोने के लिए एक दरी भी नहीं, कैसे उनके पास ओढ़ने के लिए गंदा, इतना गंदा सर्दी में भी रजाई है कि जिसको शायद आदमी पास में भी ना लाए, तो मैं कैसे सो पाऊंगी, कैसे उन मीटिंग्स में, और जिनमें केवल रूट कॉजेज पे बात होती है, कहाँ से लड़की आती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है,
अरे उनके हालात तो देख लो, चली गई फिर खत्म। नहीं चाहिए मुझे ऐसे। आज लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज चाइल्ड ट्रैफिकिंग हर जगह हो रही बहुत है। बहुत मध्य ज़्यादा। प्रदेश का रिपोर्ट आया था लास्ट मंथ, मैंने देखा कि मतलब वहाँ तो नेक्स्ट लेवल है। फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ऐसे कई जगह जो आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रही है। मुंबई इनफैक्ट। क्यों जानते हैं आप? नहीं, सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेक्स टूरिज्म को जानते हैं, शब्द सुना है कभी? नहीं, ये एक बड़ा शब्द चालू हुआ है। सेक्स टूरिज्म तो मेरे हिसाब से जब तक मैं सुना हूँ, हाँ, बैंकॉक थाईलैंड के लिए यूज किया गया। अभी सेक्स टूरिज्म अपने शहर में है, अपने हिंदुस्तान में है, और उसमें छोटे बच्चे शामिल हैं कि आप लड़कों को ले जाओ लगेज उठाने के नाम पे और यूज़ करो। कोई रोकेगा भी नहीं, होटल में रेड भी नहीं होगी कि ये तो बच्चे को अच्छे से रख रहे हैं हम अपने ही कमरे में, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया रह रहा है हमारे साथ, जब तक हम रहेंगे हमारा लगेज उठाने के लिए ये बच्चा। और वो कौन है? झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, उन बच्चों को लाके सेक्स टूरिज्म में धकेला जा रहा है। दूसरे शहरों से अपहृत बच्चे, हम्म। आप क्या सोचते हैं उनको बच्चों को क्यों लाया जा रहा है? क्यों ट्रैफिकिंग हो रही? क्या है ऐसा? सब टूरिज्म में धकेले जा रहे हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। काफ़ी छोटे बच्चे, जबकि लगेज के नाम पे इस तरह। जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको भीख मांगने के, आप हर चौराहे पे देखो ना, एक बच्चा कंधे पे पड़ा रहता है, वो ना रोता है ना कुछ दूध मांगता है, ना गर्मी में कुलबुलाता है, ना सर्दी से सिकुड़ता है। कौन है वो बच्चा? क्या उस माँ का होगा? माँ को तो वो 100 बार टटोलेगा कि मुझे दूध पीना है, तो वो तो नहीं कहता। क्यों है वो बच्चा ऐसा? क्या उसको दिया गया है? क्यों वो कंधे? कोई माँ अपने बच्चे को नशा नहीं दे सकती, नहीं दे सकते। है ना? इतना बड़ा भीख मांगना काम नहीं है कि बच्चे को कंधे, बच्चा जितना रोएगा उतना दूसरे को तरस आएगा कि जी भूखा है, हम्म। लेकिन वो बच्चा तो कभी रोता ही नहीं। आप गौर करके देखना कि आपको मिलते हैं चौराहे पे ऐसे बच्चे? नहीं। कई बार आपको अपने पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस आए, जैसे लाइक एनजीओ स्टार्ट किया आपने कि हम्म। इस सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, तो कभी आपके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें हाँ, आई? मुझे तो मार दिया गया था बिल्कुल जान से खत्म। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, कहाँ मतलब पे? मेरी गाड़ी पे गाड़ी, दूध का टैंकर चढ़ा दिया गया था। उसमें से काट कूट के निकाला लोगों ने, हमें तो याद नहीं है उफ। कैसे कैसे ये सब। देखिए ये मेरे हाथ में यहाँ पे पूरा रोड है, इस पूरे पैर में रोड है, ये घुटने पे शिकंजा है एक स्टील का ऐसे। तो मतलब कभी कभी अब सर्दी में तकलीफ देता है, तो बहुत सारी ये सब माथे पे जो निशान है सब उसी के तब हैं भी नहीं ऐसे। हारी आप? ना, नहीं, इसी हालत में हमने सिर पे, मेरे जब ये माथे पे टांके बहुत सारे थे, तो ऐसे करके बांध के हमने लड़की रेस्क्यू की सब। और पैरों से चला भी नहीं जा रहा था, ऊपर नहीं गए, लेकिन ऊपर और ये साथी है मेरी बहुत पुरानी, ऊपर ये और इसकी और 2-4 और लड़कियां, मैं ऊपर जेंट्स वॉलंटियर्स को नहीं ले जाती हूँ कभी, मेल नहीं। फिर भी नहीं डरी आप कभी भी? ना, पता नहीं कहाँ चला गया था डर तो, क्या है ही है नहीं। वो एक हिम्मत जो आपको लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू रखना, कभी डिसकंटिन्यू नहीं करना मुझे? पहला तो ये है कि मेरे अगर परिवार की सपोर्ट ना होती, मैं स्पष्ट कहती हूँ, तो मैं कभी भी नहीं करती, छोड़ देती। अगर मेरे परिवार पे आँच आती तो मैं छोड़ देती, मेरे परिवार पे कभी आँच आई नहीं। पता नहीं ये ऊपर वाले का शायद कर्म था कि मेरे तो परिवार की तरफ किसी ने ऐसे भी करके नहीं देखा कभी भी। और उससे बड़ी बात ये कि ऊपर वाले ने शायद हाथ थाम रखा था कि मैं कभी नहीं देख पाई मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मेरे बच्चे अभी, मेरा बेटा की पहली एआई कंपनी है इस हिंदुस्तान की, विश्व की टॉप 10 में से है, और आईआईटीएन है मेरा बेटा और बहू दोनों। बेटी मेरी छत्तीसगढ़ है, वो भी एक मीडिया हाउस में है। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि किसी ने तो हाथ थाम रखा था, कोई तो था। और जॉइंट फैमिली है, तो सब फैमिली के लोगों ने थामे रखा। किसी ने पलट के कभी नहीं पूछा कि क्यों जाती हो, मत जाओ, ये बेइज्जती हो रही। मुझे आज लगता है कि मेरे सास ससुर को बुरा लगता था भाई हमारी शादियाँ भी नहीं होंगी हमारे बच्चों की, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों की तो बेहतरीन शादियाँ हुई। आगे मेरे देवरों के बच्चों की भी शादियाँ की मैंने सबकी, कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। तो आप अच्छा काम करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। उसी ने शायद डरने नहीं दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं वो 17 सितंबर 1994 के बाद में कभी वापस मैंने पलट के देखा हो। अच्छा, डेट भी याद है? याद है मुझे डेट, कभी नहीं मैंने पलट के देखा, और ना कभी डर लगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि मैं अपने घर में आई हूँ। लड़ती वो मुझसे, आज मैं लड़की निकाल रही हूँ रेस्क्यू किए, और कल जा रही हूँ। आज इतना मेरे कपड़े फट रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं, खूब सब हो रहा है, तो लेकिन ये मैं फिर, करते कौन है? ओह मालकिन, क्यों नहीं करेंगी? मैं उनका, उनके कोई जो बिजनेस रोटी चला पे, रही है? हाँ, ब्रथल कॉर्नर। और अगले दिन मैं जाती हूँ, बोले दी फिर आ गई तुम, और देखो कल तुमने ये कर दिया और ये कर दिया। तो मैंने कहा कल चाय भी तो नहीं पी, आज चाय पीऊंगी फिर उसके बाद जाऊंगी। आपको अपने अलावा किसी और में ये छवि दिखी है जो
हसलर हो आपकी तरह लड़ने में कि आपके बाद नहीं, एक तो जल्दी मेरी साथी है ये, बहुत हौसले वाली है, और शायद इसीलिए मतलब थोड़ी दिक्कत में है, मतलब इसके स्टंट डले हुए हैं। वो उतना स्ट्रेस मैं नहीं ले पाई जितना इसने ले लिया था। अच्छा ये थोड़ा इमोशनल है, जल्दी रोती है, उनकी परेशानी देख के जल्दी हिल जाती है, तो नतीजे में दिल की बीमारी लगा के बैठी है। पर मुझे कोई लगा नहीं, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलता? कुछ भी नहीं। एनजीओ आपका काफ़ी पुराना है जबकि हमने बात की थी। कुछ भी नहीं, नहीं मैंने मांगी, मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट तो लूंगी भी नहीं, जिस दिन ले ली उनके रंग में रंगना पड़ेगा, क्या फायदा करके बताइए। और फिर इतना ही बहुत है कि कोई भी नेता मेरे शहर का, एमपी एमएलए, अगर मैं सामने पड़ी हूँ तो ऐसी कहेंगे, बहन जी नमस्ते, ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिवार्ड है बस। या कोई मुझे आके कहे कि बहन जी एक शादी जैसी आपने उसके घर में करवाई, एक हमारी भी करवा दो, हमारी लड़की की भी करा दो, बहुत अच्छी लड़की है, इतना सब संभाल लिया। और मैं ये नहीं कह रही मैंने बड़े घरों में ब्याह दी, मैंने बहुत छोटे छोटे घरों में, जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, जानवर पाल के अपना काम चला रहे हैं, दूसरे खेत में काम करके अपना काम चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन सुखी हैं लड़कियाँ। ये तमाम वाले इंटरेस्ट लगातार फॉलो अप करते हैं, देखते हैं, तो शायद उन्होंने हिम्मत दे रखी है। एक चीज़ बताना मैम, ये मतलब पर्सनल आपसे हम्म, पूछना चाह रहा हूँ, इसके हम्म। प्रति आपका क्या पॉइंट है? अगर अपने इंडिया में रेड लाइट एरिया ना हो तो क्या होगा? देखिए पहली बात तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि उनको उनके परमिसेस से तो हटाया ना जाए। क्यों हटाया जाए? उनका पुनर्वास किया जाए, तो फिर रेड लाइट एरिया कहाँ? जिसको आप रेड लाइट एरिया कह रहे हैं, जहाँ वो रह रही हैं, जो उनके घर हैं, वहीं आप उनको काम दीजिए, उनको काम सिखाइए। अभी जैसे हम, वैसे तो हम छिपा के करते हैं, हम इस बात को कहते नहीं हैं, लेकिन अभी जो हमने कुछ लड़कियां, सभी की तो शादी नहीं करते ना, कुछ लड़कियों को हमने मॉल्स में भी लगाया सिक्योरिटी गार्ड, और आइडेंटिटी छिपा के लगाया। तो अपने शहर की नहीं लगाए, क्योंकि शहर पहचान हो सकती है, दूसरे शहरों में लगा के हमने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे संपर्क रखा। ये बस एक ही प्लस पॉइंट ये है कि लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, बस कि मैं सपोर्ट कोई करते बात हैं? कहूँगी तो वो उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं लगाते, तो लगाया लड़कियों को, तो तो ये उनको जो अच्छा काम आपने मिला। बताया जॉब हम्म, के लिए एजुकेट हम्म। किया, ये आप खुद एजुकेट किए या उनके अंदर भी था नहीं, साथ वो साथ? तो हम, उनके अंदर कुछ नहीं होता, जब लड़की रेस्क्यू कर दी तो उसे कुछ तो चाहिए, कहती है मैं शादी नहीं करनी, नहीं करनी है तो काम करो, खाली थोड़ी बैठोगी। और उनके बच्चों को मुझे रास्ता दिखा कि भी बच्चे अगर पढ़ लेते हैं तो खुद कहेंगे कि माँ ये काम नहीं है। बहुत बच्चे कामयाब हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ रहे हैं और बच्चों को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, कुछ को हम मांग लेते हैं, हम तो मांगते रहते हैं, हमारा, हमें तो कोई शर्म लगती नहीं। हमारा तो बेटा कहता है मम्मी सोने का कटोरा तुम्हारे हाथ में दे दो, भी की मांगोगी जाके, तो वो हम मांग लेते हैं बच्चों के लिए कि भैया हमारे एक बच्चे की फीस नहीं जमा हुई, तुम जमा कर दो आज, तो फर्क नहीं पड़ता। हेल्प करते हैं लोग? हाँ हाँ करते हैं, मैटर नहीं करता कि कोई कितनी करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ाता मुझे 50 रुपये रोज भेजता है। एक बच्ची किसी लॉ कर रही है, बहुत गरीब घर की है, बिहार कहीं दूर दराज में, और वहां से मुझे एक आईब्रो, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, एक आईब्रो बनाने का पैसा रोज भेजती है 70 रुपये, केवल उसको 70 रुपये मिलते हैं एक आईब्रो बनाने के, तो आईब्रो का एक का 70 रुपये रोज भेजती है, मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना, सोसाइटी कुछ भी नहीं, बस ना हो, खुशी। लेकिन आपने ढूंढ ली बिल्कुल। कहाँ से? मैं उनको, मुझे अभी पूछते हैं आपके पॉडकास्ट के जरिए हम क्या दे दें, मैंने कहा देखो मैं भेज रही हूँ स्क्रीनशॉट, मुझे तो 50 रुपये भी देते हैं लोग। एक मजदूर है 33 रुपये देता है, उसकी उसको 333 रुपये मनरेगा में मिलते हर महीने, एक दिन का काम के, उसका 33 रुपये वो मुझे भेजता है। मैंने कहा भाई इकट्ठा भेज दिया कर, कि ना ना फिर किस दिन काम नहीं मिला तो नहीं हुए इतने, मैं रोज भेजूंगा, समझता है? वो मेरी स्ट्रेंथ है बस। अब भगवान उनको कहते हैं ना, जो को अगर ठान लो ना एक बार कि आपको ये पैसे निकालना उसमें है, कभी रुकावट नहीं आती, हाँ वो रुकावट सच में नहीं है। रुकावट नहीं आती अच्छे काम में। और यही मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मेरे काम में कभी रुकावट नहीं आई, क्योंकि मैंने ठान लिया कि बस नहीं, ये बच्ची मेरी हैं। मैं वहाँ किसी को, बड़ी हैं बुजुर्ग हैं, माँ कहती हूँ, पैर छूती हूँ, अरे वो बेटा हम अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे पैर ना छुओगे। मैंने कहा तुम्हारे नहीं छूंगी तो ये मेरे कैसे छुएंगी, है ना? तो ये तो समझाने और सिखाने की बात है बस। एक चीज़ बताना, जैसे लॉ का कुछ इनके लिए है, कुछ इनके लिए एक्स्ट्रा लॉ, या फिर हमारी तरह ही इक्वालिटी की बात होती है इनके लिए? इक्वलिटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये समाज में आके काम करें, कुछ भी करें, मगर नहीं, जैसे एक्सेप्टेंस कई कहाँ बार है? क्या होता है ना, क्लाइंट आता, गाली देते हैं, पीट के बहुत जाते कुछ। हैं, हम्म। तो ये कंप्लेन कर पाती हैं? उनके कंप्लेन पे कोई सुनता है, नहीं हाँ जी, सुनता? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, अरे चलो तुम तो ऐसी ही हो, तुम्हें कौन गाली दे रहा है, वो 4 गाली और देंगे पुलिस वाले, कहाँ सुनेंगे, वो नहीं उनका कोई। हाँ मैं पीट पाट देती हूँ,
कोई उनके साथ करता है और मुझे पता लगे तो वहीं मारूंगी। मैम मैं तो चाहता हूँ और मारो आप। मारती हूँ मैं तो उनको भी मार देती हूँ, कई बार उनकी पिटाई करती हूँ। कई बार एक बार लिख दिया अखबार वालों ने कि समाज सेवा ये गुंडई। मैं कहा भाई ये गुंडई नहीं करूंगी तो ये मुझे लड़की नहीं देंगी। जो नई लड़की आई है उसे कैसे छोड़ दूँ इनके पास। अच्छा, एक लड़की की तरफ से अगर सोचा जाए मैम हम्म, कि सपोज अब्यूज कर रहा है, कोई पीट गया, कुछ भी कर रहा है, हम्म, अच्छा कहने के लिए उसके पास या तो आप होंगी या हम्म, उनके जो हाँ मैनेजर्स जो हाँ। मेन रखती हैं उनको, और थर्ड में जो आता है वो आता है गवर्नमेंट, जो नहीं कोई नहीं। पुलिस कह सकते हैं। हर रेड लाइट एरिया वाले इलाके में एक रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होता है, पर मैंने इन 33 सालों में कभी रेस्क्यू ऑफिसर को अपने यहाँ रेस्क्यू करते नहीं देखा, हाँ पैसा लेते देखा है। तो ये कोई बात सरकार की मंशा नहीं है नहीं है, ना, एजेंडे में भी नहीं है। देख लो शायद इस वीडियो के बाद कुछ हो जाए। देखते हैं। एक अच्छी औरत जिसे लाइक स्त्री है, हम्म, उसका नैरेटिव किसने सेट किया कि अच्छी औरत ये होती है, अच्छी स्त्री ये होती है? इससे मुझे सख्त एतराज है। हमने कब अपने कंधों पे बोझ लेके पैदा हुए इज्जत का? हमें क्यों कहा जाए कि नहीं नहीं रोटी है बेटी, दो ही चीज घर की इज्जत है? क्यों? हमें भगवान ने भेजा कि यहाँ रख के भेजा हमारे कंधों पे कि ये रखी है तुम्हारी इज्जत, इसको संभाल के रखना, या हमने अपने जिस्म में रखी कि इसको संभाल के रखना? मुझे सख्त एतराज है इस बात से। मैं नहीं मानती कि हम इज्जत के वाहक है। मर्द क्यों नहीं है? मर्द के लिए कहा जाता है कि वो 10 जगह चला जाए तो वो फिर भी वही रहेगा। औरत की इज्जत चली जाएगी एक रात कहीं चली गई तो बेशक वो साफ करे कि भाई मैं कहीं नहीं थी ऐसी जगह, मैं ठीक जगह थी, तो भी नहीं उसकी कोई मानेगा। तो मैं नहीं मानती इस बात को। मैं बिल्कुल सख्त ऐतराज करती हूँ कि मुझे कोई ये बात कहता भी, अगर अगर कभी मेरे हस्बैंड ने भी कही होती, मैं कई के दिन बाहर जाती हूँ, मीटिंग्स में भी जाती हूँ, दूसरी जगह रेस्क्यू करने भी जाती हूँ, ये भरोसा दिलाना नहीं है मेरा काम, ये तुम्हारा भरोसा करने का काम है। मैंने कभी नहीं दिलाया, मुझे भरोसा करो ठीक है, नहीं करना मत करो, तुम्हें करना है कि मैं कौन हूँ बस। कोविड के बाद से लग रहा है कुछ चेंज हुए इंसान, क्योंकि क्या होता था ना, ना पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि फलाना क्या कहेगा, क्या कह रहे हो आप पड़ोसी क्या विशु? कहे। आप कह क्या रहे हो? कोविड में सबसे ज्यादा रेड लाइट एरिया में लोग गए, सबसे ज्यादा कोविड में। जब बीवी पास नहीं आने दे रही थी बाहर काम करके, तब वो रेड लाइट एरिया में गए। कब बंद हुआ रेड लाइट एरिया? कैसे उन्होंने रोटी खाई? अगर वहां रोज ना कस्टमर आए वो रोटी कैसे खाएगी? वो तो इनकार भी नहीं कर सकती थी किसी को। है ये तो सबसे ज्यादा वहां गए उस समय, सबसे ज्यादा उनकी उस समय कमाई हुई, आम दिनों के से ज्यादा। कोई बदलाव नहीं था उनके लिए जिंदगी का। और मुझे नहीं लगता कोई कोविड से वहाँ किसी कोई बीमार भी हुआ मरा भी हो। किसी झुग्गी झोंपड़ी में मुझे नहीं लगता कोई कोविड से मरा हो। ये एक मिथक था। जो बंद एसी कमरे से उतरेंगे, एसी कमरे में, एसी गाड़ी में बैठेंगे, एसी ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे, ये उनके लिए था कोविड। हम जैसे लोगों के लिए कहाँ था? हम तो सड़क पे घूम रहे हैं, वो औरतें खुले में बैठी हैं, तो उनके लिए कहाँ है? झुग्गी झोंपड़ी में पड़े किसी को सुना था कि झुग्गी में 50 निकले कोविड के पेशेंट? नहीं, वो तो कभी नहीं सुना सुना। गई? फिर ऐसी बस जिंदगी झुग्गी झोपड़ी में काटी। खाना जा रहा था, बस ये चर्चा हो रही थी बस ये पूरी। चर्चा हो रही थी कि खाना जा रहा है, ये मास्क जा रहे हैं ये जो। बस। कहाँ है? कुछ अपील करना चाहते हो आज के भाई मैं तो हमारे देखो यंगस्टर अपील से? मैं हर पॉडकास्ट में कर रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, पीयूष मिश्रा को सुनती हूँ मैं। हालांकि वो आजकल ये कह रहे हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को बुलवाओ। तो लेकिन वो एक बात भी कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अभी भी समय है, समय रहते बचा लोगे तो हम तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि हमारे यहाँ औरत का बड़ा सम्मान है, हम्म। और अब गिर गए हैं। आपको नहीं लगता ये औरत बर्ड जब से आया तब से ही दिक्कत हुई है? औरत तो पहले से ही है। मतलब हम औरत लोग को तो तो स्त्री शायद, वगैरह बोलते थे ना। हाँ वो कहते हैं ना, एक एक वो है कि जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, बन गए, जानवर बन गए, आदमी बन गया, सब कुछ बन गया, तो कुछ बची कुची चीज़ें बची भगवान के पास, तो उसने सबको मिला मिला के एक औरत बना दी। और आदमी से कहा कि चलते वो अकेला बहुत परेशान हो रहा है, इसके साथ खेला कर। तो उसने 2 दिन बाद भगवान जी को वापस कर दिया कि क्या हुआ? नहीं नहीं इसके साथ नहीं, इसकी तो जुबान तुमने इतनी लंबी दी, बोली इतनी बची थी मेरे पास बच के, वो लगा दी थी। तुमने इसका दिमाग इतना दिया कि मेरे पास जितना बचा वो सब इसका डाल दिया, चाहे वो जानवर का था, इंसान का था, सब कुछ था। तो यानी भगवान ने मान लिया कि भाई तुमने तो ऐसा बनाया एक्स्ट्राऑर्डिनरी महिला को कि इसमें सारी खुराफात इसी के अंदर है। ये नहीं जाना कि ये माँ भी है, इसके बिना तो धरती का अस्तित्व ही नहीं है। तो वो मान के हमने बस औरत को कहा कि तुझे इज्जत संभालनी है, तू घर की इज्जत है, तू घर की इज्जत है, तू घर। अरे लड़के क्यों नहीं है घर की इज्जत भाई? लड़के तो वंश है और लड़की घर की इज्जत है। शुरू से ट्रेडिशनल ऐसा ही चल रहा है। आप हाँ। रामायण से देखो चीजें, सीता मैया जब हरण हम्म, हुई थी तब भी तो यही सारी चीजें नहीं जा रही मुझे वो बात बिल्कुल उससे ऐतराज है सख्त कि मैं नहीं मानती कि तुम्हारे घर की इज्जत, पहले मायके की फिर ससुराल की इज्जत हम अपने कंधों पे लेके पैदा हुए हैं।
मैं नहीं मानती। हम आपके घरों को चला रहे हैं, ये आप पे हमारा कर्ज है उल्टा। उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहते हो? एक बॉयफ्रेंड बनाना ना एक कूल हो गया है। मतलब आज कॉलेज में अगर आपकी 2 फ्रेंडें हैं, अगर उसका बॉयफ्रेंड है और आपका नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज़ है। उनकी उनकी आपस में वो आपको डिस्कस के लिए भी नहीं बिठाते हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी बस इसके लिए कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, देहात से हूँ। गौर करके देखिए, जितने आईएएस, आईपीएस हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के गाँव से निकले हैं, हुँ, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। जितनी स्पोर्ट्स में लड़कियां हैं, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, चाहे वो किसी भी उसमें आपको गोल्ड मेडल ला रही है, ब्रोंज ला रही है, सब कुछ ला रही है, वो देहात की लड़कियां हैं। उनके बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? वो कौन सा बेंगलोर और लंदन और अमेरिका पढ़ने जा रही हैं, वहीं पढ़ रही हैं ना। और तुम जब तक ग्रो कर भी नहीं पाओगी तब तक वो टीएसपी बन जाती है ना। तो शर्म करो, उनको बच्चियों को देखो, फॉलो करो उन्हें। और ये जो प्राउड रंडी है ना, ये फॉलो करे मेरे यहाँ की प्रियंका गोस्वामी जैसी लड़कियों को, अलका तोमर जैसी लड़कियों को, कि जो गांव देहात से निकली और फलक पे चमक गई। ऐसी लड़कियों को फॉलो करे तो मैं समझती हूँ कि रास्ते। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप सबको भी, कि प्रियंका गोस्वामी जैसी लड़की एक बिल्कुल विशुद्ध देहात से, और गन्ने से उसने जेवलिन थ्रो सीखी, वाह! गन्ने को फेंक फेंक के सीखी, और देखिए गोल्ड मेडल भी लाई, 3-3 मेडल लाई है आपके देश के लिए। तो फॉलो करो ना उनको, ये प्राउड रंडी को फॉलो करना से बच जाओ और वापस ले आओ अपनी सारी संस्कृति को, सभ्यता को। बस इतना कहना थैंक यू सो मच मैम। मतलब कहते हैं ना सोसाइटी के लिए एक आईना हो आप, है। थैंक यू ऑनेस्टली, बेटा। कि आप चीज़ों को ना जिससे कहते हैं ना एक शीशे में धुंधलापन आ जाता है, तो टाइम टू टाइम आप आके उसको क्लीन कर जाते हो कि भाई देखो अपनी चेहरे को फिर से। खुद से देख लो बस, अपना चेहरा खुद देखो, समझ में आ जाएगा हमें कहाँ कमी है। ऐसे भी तो देखते हो आप, हुँ, भाई यहाँ मेरा कहीं आईब्रो खराब हो रही है, मेरा ये खराब हो रहा है। चेहरे पे लाओ ना, रौनक लाओ, कर्मों की रौनक लाओ बस, और कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी। मिल जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू।